हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसमें एनसीईआरटी में लिखा है नंबर ऑफ एक्सोन एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। तो बोलोगे सर डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तब तो वो क्लासिफिकेशन जैसे आप किए सूट नहीं खाएगा। सही बात है, सूट नहीं खाएगा। आपको पता है सारे डेंड्राइट्स का बेसिस मतलब ओरिजिन, ओरिजिन डेंड्रॉन होता है। आप भले ही वहां एनसीईआरटी में डेंड्राइट्स लिखा है, लेकिन आप माइंड सेट करके क्या चलेंगे, निकाल के आ जाओ। होमवर्क हम दे रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे भले ही लिखा है आपका डेंड्राइट्स, लेकिन आप इस लाइन को पीटेंगे नहीं। मैंने आपको लॉजिकली समझाया। देखिए एनसीईआरटी कई चीजों को डायरेक्ट वे में मतलब कि नहीं लिखती है, इनडायरेक्ट वे में लिखती है। भले यहाँ पे डेंड्राइट्स लिखा है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम में अगर आ जाएगा कि फलाना फलाना टाइप के न्यूरॉन होते हैं, बेसिस क्या है, वहां पे लिखा हुआ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्रॉन, नंबर ऑफ साइटोन। क्वेश्चन बनाने वाला पागल नहीं है, वो जान रहा है ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना कॉन्ट्राडिक्टेड होगा। और फिर भी अगर आ जाए, नहीं ना, तुम्हारा क्वेश्चन बनाने वाला भी अगर तुम्हारी तरह सोचे ना, हम तो कॉन्ट्राडिक्टेड सवाल ही करेंगे। अगर तुम्हारी तरह सोचे तो यही मानना जो एनसीईआरटी में लिखा है। क्योंकि पता है वो एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि डेंड्राइट्स की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिन ऑफ डेंड्राइट्स की बातें कर रहा हूँ, मतलब मैं डेंड्रॉन की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी हूँ। मैं तो डायरेक्ट वे में बात ही नहीं करता। समझ गए कितने लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? हाथ खड़ा कीजिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? हाथ खड़ा कीजिए। हालांकि ऐसा कॉन्ट्राडिक्टेड सवाल नीट में नहीं आता है, लेकिन जब आएगा ना तो आप एनसीईआरटी वाला लाइन यहाँ पे आंसर मार देना, क्योंकि चीजें गलत नहीं है, उनके पास इस चीजों का एक्सप्लेनेशन है। वो चीजें गलत होती है जिस चीजों का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं हो, वो चीजें गलत है। इस चीजों का वो एक्सप्लेनेशन यही देंगे, मुझे पता है ना। ये सवाल जब नीट में आएगा ना, वो ये बोलेंगे मैं डेंड्राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिन ऑफ डेंड्राइट्स की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको समझना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे बोलता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 7th लाइन से लेकर कहां तक पढ़ लेंगे? हेडिंग 21.3.1 के ऊपर तक, के ऊपर तक। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का, जल्दी से ले लिए। अब हम आपसे बात करते हैं टेस्ट के बारे में। कल आपका टेस्ट है, सेमी मेजर टेस्ट 1। सिलेबस तो आपको बता ही दिया गया है, सेल पूरा है और बायोमोलिकुल्स। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, आप नंबर 4 दीजिएगा पकड़ के। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम, सब कुछ देख लीजिए, बायोमोलिकुल्स में भी और सेल में भी। अगर आप चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना तो केमिस्ट्री वाला एनसीईआरटी भी अगर फिर से पढ़ लीजिए, बायोमोलिकुल्स वाला, आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या सेल बायोमोलिकुल्स में? मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। ज्योति, एनी डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। इरहान? अच्छा ईरान नीचे गया। रिभा? सर डाउट नहीं है, बट दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोलो। सर कंटिन्यूटी में नहीं पढ़े थे सेल डिवीजन। कंटिन्यूटी में नहीं पढ़े थे मतलब नहीं समझे हम तुम्हारी बात। मतलब कभी सेल का वीडियो देखते थे फिर नहीं देखे तो दिक्कत है उसमें। हम नहीं समझे मतलब कि जैसे टोटल लेक्चर है 1 2 3 ऐसे, मतलब तुम ये किए कि 1 देख लिए फिर डायरेक्ट 3 पे आ गए, ऐसे किए हो क्या? नो सर, मतलब 2-3 जैसे लेक्चर आज 1 देखे देखे फिर तो 2 दिन बीच बाद में 2 गैप हो देखे, जाता था। मतलब ऐसे? यस सर। नहीं, तो वो बैकअप का सही तरीका ही नहीं है। आपको एक फिक्स टाइम निकालना पड़ेगा। तो अभी तो आप जो बायोमोलिकुल पढ़े और सेल वाला पार्ट पढ़े हो ना पूरा अच्छे से, यस सर। सेल में स्ट्रक्चर वाला पार्ट, तो वो दोनों एनसीईआरटी से रिवाइज करके अच्छे से जाओ। सेल डिवीजन का जितना क्वेश्चन बनेगा बना लेना। जो जिसका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ। और जो बच्चा पूरा क्लास किया स्टार्टिंग से, वो बच्चा
आप जो है पूरा एनसीईआरटी रीड करके जाइए। देखिए एक बात जानिए, ऑफलाइन क्लासेस का एक डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट गया ना, टीचर कभी भी आपको पूरा चैप्टर ढंग से बता ही नहीं सकता, समय थोड़ी होता है यार। और देखो पता है ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, दोबारा उन चीजों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा एगो तो है नहीं। दूसरा बात, बच्चा अगर ज्यादा भी रहे तो भी हम लोग बता दें। बच्चा को अगर ये देने लगते हैं ना कि तुम्हारा क्लास छूटेगा तो हम तुमको बता देंगे, तो बच्चा जानबूझ के भी क्लास छोड़ने लगता है। फिर वो छोटी छोटी चीजों में छुट्टी मांगेगा, नहीं देंगे तो चला जाएगा घर अपने मन से। फिर वो बोलेगा सर आज बर्थडे का आज दोस्त का बर्थडे है, आज दोस्त के दोस्त का बर्थडे है सर, आज करवा चौथ है उसमें नहीं जाएंगे सर, ल उसमें छुट्टी मांग लेगा। क्या बोलूं, आज फ्रेंडशिप डे है, ये सब चीजों का छुट्टी हम देते नहीं है। तो अब भाई आप अनयूजुअल चीजों में अगर आप सेंड करेंगे तो कहाँ से हम मेकअप करा पाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, जिस भी कारण से करते हैं, सबका अपना अपना मेंटेलिटी है। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी मेरे वेट कर रहे हैं कि हम 2021 का एग्जाम देंगे तब आएंगे 22, बहुत सारे मेरे पुराने भी बच्चे हैं। अब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ। मैंने उनको पहले बोल दिया आपका 2021 में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनका कहना है सर हम 21 दे देंगे ना तब आएंगे 22। तो उस टाइम अगर आप आएंगे 2000 नीट 2022 ऑन टाइम होगा, लिख के ले लीजिए, वो मई में होगा, ऑन टाइम होगा एग्जाम 2022 का, ऑन टाइम होगा। अब आप सोचिए उस बच्चे को पढ़ने का समय कितना मिलने वाला है। अगर अक्टूबर में सितंबर में एग्जाम होता है तो समय तो कम ही मिलेगा ना हर साल के तुलना में। तो क्या पूरा सिलेबस कराना, 2023 में होगा, क्या बोले 2023 में एग्जाम होगा। 22 में कौन बोला कि मई में नहीं होगा, कहा है ऐसा नोटिफिकेशन। हमको लगा। आपको यही तो, आपके जैसे जितने बच्चे हैं सबको ऐसा गलत ही लग रहा है ना। एक बात सुन लीजिए, अगर इंडिया का 70% पॉपुलेशन भी वैक्सीनेटेड हो गया ना तो 2022 का एग्जाम 3 या 4 मई को होगा, जिस दिन भी संडे पड़ रहा होगा मई में, मई के पहले संडे को होगा, लिख के ले लीजिए ऑन रिकॉर्ड। अगर 70% पॉपुलेशन भी वैक्सीनेटेड हो गया, कोई भी वैक्सीन, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या रसिया वाला कोई भी हो, तो एग्जाम ऑन टाइम होगा, लिख के ले लीजिए बात। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम 21 का एग्जाम देखे, अगर वो 21 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं तब तो आपको 21 के लिए ही तैयारी करना। अगर आप 21 के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 22 का तैयारी स्टार्ट कीजिए ना, 21 का एग्जाम जाके एक दिन दे दीजिएगा बस। तो भाई ऐसा नहीं होता ना। तो अगर सिलेबस आपका पीछे रह गया है तो पूरा चैप्टर आप ही सोचो कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, सेल स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल। क्या आपके पास समय है कि आप 2 महीना डेली मेरे से एक्स्ट्रा क्लास लें। आप ही के पास समय नहीं है, मेरी तो बात दूर कीजिए आप, मैं अगर देने के लिए तैयार भी हो जाऊं, आपके पास समय है। तो आपको सेगमेंट वाइज वीडियो देख लेना चाहिए, ये ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज, ये ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज है। जो भी लेट बच्चे आए हैं या क्लास छूट गया आपका, तो आप वीडियो देख लीजिए, ये ऑफलाइन में फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आपका छूट गया तो आप वीडियो देखिए, जाके उसको कंप्लीट कीजिए, आपका ये काम है। आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो डाउट पूछने का समय तो मैंने आपको दिया है, उससे तो मैं पीछे नहीं भाग रहा हूँ। लेकिन पूरा पढ़ाने का संभव, फिर वो वेट कीजिए आप ना। अगर मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको घुसा के पढ़ा दूंगा, लेकिन तब भी आप नहीं करोगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो बेटर ये है कि जितना भी लेक्चर हुआ है सेल का, आप डेली आधा घंटा ही पढ़ो ना जी। आधा घंटा टाइम नहीं निकाल सकते हो। जिस भी स्पेशल आदमी से आप चटियाते हो वो बंद कर दो, 1 महीना हो जाएगा बैकअप, खेला खत्म। समय निकालिए, सब होता है, ठीक है, समय निकालने से सब होता है। चलिए टेस्ट दीजिए। अब मैं टाइम का थोड़ा डिस्कशन कर लूं। कल का जो टाइमिंग है 10 से 11 टेस्ट का, इसमें सॉरी 10 से 11:30, इसमें कितनों को आपत्ति, हाथ खड़ा कीजिए तो। मोस्ट ऑफ द लोगों को इसमें आपत्ति है, ठीक है। कोई बात नहीं है, टाइम चेंज कर देते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। चलिए टाइम कर देते हैं, 11 से 12:30 आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। 11 से 12:30 आपका टेस्ट रहेगा, मैं वैसे ग्रुप में भी भेज दूंगा। देन इसके बाद आपको 20 मिनट का समय मिलेगा खुद से एनालिसिस करने के लिए, और इस 20 मिनट के अंतराल में जो भी बच्चा डाउट भेजेगा टेस्ट का, उसी का डिस्कस होगा, ठीक है। तो आप डाउट भेजेंगे 20 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद कुल मिला के मैं 1 बजे से लेकर
1:30 बजे तक मैं पेपर डिस्कशन खत्म कर दूंगा। पहले उन बच्चों वालों का जिनका अगला क्लास होता है, तो मैं 1 से 1:45 तक में पेपर डिस्कशन खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो टाइमिंग आपका 11 बजे रहेगा, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत 11 बजे में हाथ खड़ा कीजिए। तो 11 बजे तो आपका क्लास भी होता था 11 बजे तो आपका क्लास भी होता था। रिवा दिक्कत है 11 बजे में? नो सर। हाँ, तो हाथ खड़ा क्यों कर रहे हैं? चलिए, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। पेपर ध्यान ढंग से दीजिएगा, इजी पेपर है, टफ नहीं है, एनसीईआरटी लेवल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी पेपर है। ठीक है, बस एनसीईआरटी से है, बहुत इजी पेपर है। बस एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ के आएगा, क्योंकि इजी पेपर में ही आप गलत करते हैं ज्यादा, वो आप देख लीजिएगा, कल आपको पता चल जाएगा। पेपर बहुत इजी है, लेकिन आपका मार्क्स कम आएगा, ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के आइएगा, सारा पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं टेस्ट पेपर डिस्कशन में कल। सभी को ऑल द बेस्ट।